जी। आगे हमने जिस डिसीज़ की बात करनी है दैट इज़ पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ अब जो है वो जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि असेंडिंग इन्फेक्शन होता है, यानी सर्विसाइटिस हो, सर्विक्स का इन्फेक्शन हो, वो असेंड करके हाई रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तक चला जाए, यूट्रस तक, फैलोपियन ट्यूब को इन्वॉल्व कर ले, तो उसको पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ कहते हैं। ये क्लेमाइडिया गोनोरिया की यूजुअली कॉम्प्लिकेशन होती है कि क्लेमाइडिया गोनोरिया का इन्फेक्शन हुआ होता है, सर्विसाइटिस हुआ होता है, फिर वो असेंड कर जाता है और पीआईडी करवा देता है। अच्छा, लेकिन इसके अलावा ये दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ जैसे माइकोप्लाज्मा के साथ भी हो सकता है, या वजाइनल माइक्रोफ्लोरा की वजह से भी हो सकता है। डायग्नोसिस का क्लिनिकल ही बना लिया जाता है। जो सिम्टम्स होते हैं उनमें टिपिकल सिम्टम्स हैं कि लोअर बायलैटरल एब्डोमिनल पेन, डिस्पेरियनिया, ऑल्टर्ड वेजाइनल डिस्चार्ज और इंटरमेस्टल ब्लीडिंग या पोस्टपार्टल ब्लीडिंग होती है। ये इसके टिपिकल सिम्टम्स होते हैं जिनकी मदद से डायग्नोसिस क्लिनिकल डायग्नोसिस ही बना लेते हैं। कुछ सिस्टेमिक सिम्टम्स भी हो सकते हैं। सिस्टेमिक सिम्टम्स में ये होता है जैसे फीवर और जो इन्फ्लेमेटरी अक्यूट फेज रिएक्टेंट है वो रेज हो जाते हैं। उसके अलावा अगर एग्जामिनेशन की फाइंडिंग देखी तो एग्जामिनेशन में लोअर एब्डोमिनल और सर्वाइकल टेंडरनेस होगी, सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस, उसके अलावा सर्विसाइटिस आपको मिलेगा। अब इसकी जब टेस्टिंग की जाती है तो इसकी जो टेस्टिंग है वो बाकी सारे एसटीआईज के लिए भी की जाती है जैसे गोनोरिया, क्लेमाइडिया, ट्रिकोमोनासिस, और फिर इसका एम्पिरिकल ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं इमीडिएटली, मतलब डिले नहीं करते, इन्वेस्टिगेशंस के चक्कर में ट्रीटमेंट डिले नहीं करते, क्योंकि इसका जो सीक्वल है वो आपको पता है कि क्या हो सकता है कि पीएडी की वजह से फेलोपियन ट्यूब की इन्फ्लेमेशन और उसका डैमेज हो सकता है। अगर उसका डैमेज हो गया तो फिर सबफर्टिलिटी हो सकती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, या क्रोनिक पेल्विस पेन हो सकती है पेशेंट को। तो इसको जल्दी से जल्दी ट्रीट करना होता है। एक इस कॉम्प्लिकेशन है जिसको पेरी हेपेटाइटिस कहते हैं, वो राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन होती है उसकी वजह से, और इसको फिट्स कॉर्टाइस सिंड्रोम कहते हैं। और उसके बाद उसने बताया कि लेप्रोस्कोपी अगर हम करें पीआईडी की वुमन में तो आपको स्कारिंग और एडिहेन मिल रही होती है स्ट्रक्चर ऑफ पेल्विस के दरमियान, और ट्यूब्स में जो है वो हाइड्रोसल्फिन डेवलप हुआ होता है, हाइड्रोसल्फिन डेवलप हुआ होता है। मैंने कहा कि इसका एम्पिरिकल ट्रीटमेंट देते हैं और वो इमीडिएटली स्टार्ट कर देते हैं। अब उस ट्रीटमेंट में कौन-कौन सी एंटीबायोटिक्स आती हैं, तो उसमें वो वाली एंटीबायोटिक आनी चाहिए जो सारे कॉमन पैथोजेंस को कवर करें और 2 वीक्स की ड्यूरेशन के लिए देनी है। मैक्रोलाइड, टेट्रासाइक्लिन, मेट्रोनिडाज़ोल और साथ पारेंटरल थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन। इनकी मदद से ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, और साथ जो है वो पार्टनर की भी स्क्रीनिंग की जाती है और उसका भी एम्पिरिकल ट्रीटमेंट किया जाता है, यूजुअली एजिथ्रोमाइसिन के साथ। उसके बाद यहाँ पर जो है वो हमारे नेक्स्ट जो इन्फेक्शन है वो बैक्टीरियल नहीं है बल्कि वो वायरल एसटीआईज हैं, और सिस्टमिक उनके मैनिफेस्टेशन है, जिनमें सबसे पहले जेनिटल हर्पीज आ जाता है। तो आपको पता है कि हर्पीज वायरस की 2 टाइप्स हैं, एक हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 1 है और एक हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 2 है। अब जो टाइप 1 है वो ओरोलेबियल हर्पीस करवाती है, और चाइल्डहुड में यूजुअली इसका इन्फेक्शन होता है, और जो टाइप 2 है वो जेनिटल हर्पीस करवाती है, लेकिन टाइप 1 भी टाइप 2 के साथ इन्वॉल्व हो सकती है जेनिटल हर्पीस में। अब होना ये है कि सबसे पहले जो है ना ये इन्फेक्शन आता है बॉडी में, और फिर ये लेटेंट हो जाता है, किसी सेंसरी गैंग्लिया में छुप जाता है। उसके बाद इसकी रीएक्टिवेशन होती है, और फिर जो है ना रीएक्टिवेशन के बाद ये शेडिंग होती है वायरस की। अब ये उस पर्सन में जिसमें ये मौजूद है उसमें सिम्टम्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। जो इसका प्राइमरी इन्फेक्शन होता है, यानी जब वायरस फर्स्ट टाइम अटैक करेगा, लेटेंट होने से पहले प्राइमरी जो इन्फेक्शन होगा, वो कहते हैं कि अगर किसी भी वायरस की वजह से फर्स्ट इन्फेक्शन हो, यानी HSV1 की वजह से चाहे हो या HSV2 की वजह से, उसको प्राइमरी इन्फेक्शन कहेंगे, जो फर्स्ट इन्फेक्शन होगा। उसके बाद नॉन प्राइमरी इन्फेक्शन उसको कहते हैं कि जो सब्सिक्वेंट इन्फेक्शन होगा अदर टाइप के साथ, यानी पहले किसी इंसान को HSV1 हुआ था तो उसको कहेंगे ये प्राइमरी इन्फेक्शन है, फिर उसको कुछ देर के बाद HSV टाइप 2 हो जाएगा तो फिर ये नॉन प्राइमरी इन्फेक्शन होगा। अच्छा, इसके रिकरेंस रेट बहुत ज़्यादा होते हैं, स्पेशली HSV2 के रिकरेंस रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और जैसे-जैसे फिर टाइम गुज़रता रहता है तब इसका रेट थोड़ा कम हो जाता है। और इसके जो सिम्पटम्स होते हैं उसमें अब जेनिटल हर्पीज़ जो है ना, हम बेसिकली उसके सिम्पटम्स देख रहे हैं। उसमें जेनिटल पेन, डिस्यूरिया होता है, और जब एग्जामिनेशन करते हैं तो इसकी टिपिकल फाइंडिंग होती है सुपरफिशियल टेंडर अल्सर्स, ठीक है, और साथ रीजनल लिम्फेडिनोपैथी। तो ये इसकी एग्जामिनेशन फाइंडिंग इंपॉर्टेंट है, वरना हमने देखा था कि पीआईडी में या गोनोरिया में या क्लेमाइडिया में एग्जामिनेशन फाइंडिंग ऐसा कुछ नहीं थी, म्यूकोपोडियन डिस्चार्ज ही था सिर्फ। लेकिन इसके केस में जो है वो टिपिकल आपको फाइंडिंग मिलती है कि इसमें आपको सुपरफिशियल जो है ना वो टेंडर अल्सर्स मिलते हैं, और साथ लिम्फेडिनोपैथी मिल सकती है। डायग्नोसिस का कैसे बनाते हैं कि डायग्नोसिस के लिए आप स्वैब बाहर से लेते हो, और पीसीआर टेस्ट इसका जो है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है पीसीआर, क्योंकि ये वायरस है तो इसके लिए पीसीआर करवाया जाता है। हम कल्चर सेंसिटिव भी करवा सकते हैं, नो डाउट उसकी सेंसिटिविटी थोड़ी कम होती है, जो पीसीआर टेस्ट है वो बेस्ट होता है। उसके अलावा सीरोलॉजी भी की जा सकती है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स देखी जा सकती हैं, HSV1 के अगेंस्ट, HSV2 के अगेंस्ट की एंटीबॉडीज देखी जाती हैं। फिर एक आगे उसने बात की हुई है न्यूनेटल हर्पीस की। अगर मदर को इन्फेक्शन हो, ठीक है, प्राइमरी हर्पीस का इन्फेक्शन हो, इनिशियल या नॉन प्राइमरी हो लेकिन इनिशियल इन्फेक्शन हो, और वो थर्ड ट्राइमेस्टर के दौरान हो जाए, यूजली स्पेशली जो लास्ट वीक्स होते हैं 6 वीक, थर्ड ट्राइमेस्टर का इन्फेक्शन हो जाए, तो फिर जब डिलीवरी होगी तो ये बेबी एक्वायर कर लेगा इन्फेक्शन, और उसको लाइफ लॉन्ग न्यूरोलॉजिकल मॉर्बिडिटी हो सकती है, ठीक है, और इसकी मोर्टेलिटी भी 30% तक है, और अगर बच भी जाएगा तो उसको लाइफ लॉन्ग न्यूरोलॉजिकल मॉर्बिडिटी हो जाती है 70% तक केसेस में। तो ये बहुत डेंजरस इन्फेक्शन है, और इसके जो है ना वो रेट 41% तक देखे गए, कि 41% तक इसकी प्रेवलेंस है।
ये मैंने तब बताया, ऐसा तब होगा अगर मदर को जो है ना इनिशियल इन्फेक्शन हुआ है, यानी रिकरेंस नहीं है बल्कि इनिशियल इन्फेक्शन है, वो चाहे प्राइमरी हो चाहे नॉन प्राइमरी हो, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट वायरस की टाइप होगी ना वो प्राइमरी होगा, अगर दूसरी टाइप आके करेगी इन्फेक्शन तो वो फिर नॉन प्राइमरी होगा, ठीक है। तो प्राइमरी हो इनिशियल इन्फेक्शन या नॉन प्राइमरी हो, अगर वो इनिशियल और फर्स्ट इन्फेक्शन है तो उसकी बहुत ज़्यादा जो है ना वो न्यूनेटल herpes डेंजरस होता है, उसमें 30% तक मोर्टेलिटी होती है और 70% तक लाइफ लॉन्ग मोर्बिडिटी हो सकती है न्यूरोलॉजिकल। और लेकिन अगर वो रिकरेंस है, ठीक है, अगर रिकरेंस है तो उस केस में फिर क्या होगा, क्योंकि मदर में जो आईजीजी, अब रिकरेंस का मतलब है कि मदर को पहले इन्फेक्शन हो चुका है, तो उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट मदर के ब्लड में आईजीजी मौजूद होंगी, वो आईजीजी प्लेसेंटा क्रॉस करके बच्चे के पास भी आ जाएंगी, न्यूनेट के पास भी आ जाएंगी। तो इसीलिए अगर रिकरेंस होगी तो आईजीजी ऑलरेडी न्यूनेट के पास मौजूद होंगे, उसको प्रोटेक्शन मिल जाएगी उस इन्फेक्शन से, और उस केस में जो है वो रेट सिर्फ 3% तक है कि वो अक्वायर करेगा, ठीक है। इसीलिए अगर किसी फीमेल को थर्ड ट्राइमेस्टर में प्राइमरी इन्फेक्शन हो जाए herpes का, फर्स्ट इन्फेक्शन हो जाए, इनिशियल इन्फेक्शन हो जाए, तो फिर कोशिश की जाती है कि प्री लेबर सी सेक्शन करवा दिया जाए, फिर वेजाइनल डिलीवरी को नहीं यूज़ किया जाता, क्योंकि उस केस में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं 41% तक कि वो अक्वायर कर लेगा बेबी, ठीक है। तो फिर उसकी सी सेक्शन करवा जाता है, प्री लेबर सी सेक्शन करवा लिया जाता है। चलें, और अगर रिकरेंट लेगी नो, अगर रिकरेंस हो, पहले हो चुका है दोबारा हुआ है, तो फिर जो है ना वो ऐसी मसले की बात नहीं है, फिर आप जो है ना उसको नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह डील कर सकते हो। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट जो है वो इसका एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि इसका कोई परमानेंट क्योर नहीं है, क्यूरेटिव ट्रीटमेंट कोई नहीं है कि इसको हम खत्म कर दें। इसको सिर्फ जो है ना हम सिम्टोमेटिक ट्रीट कर सकते हैं, इसके सिम्टम्स रिलीफ कर सकते हैं, अगर कोई आउटब्रेक आई है तो उसको रिड्यूस कर सकते हैं। और तीसरी हम ये कोशिश कर सकते हैं कि इसका ट्रांसमिशन रिस्क कम हो जाए, मतलब एक पर्सन को herpes हो गया है तो वो अपने पार्टनर को या लोगों को ट्रांसमिट ना करेगी इन्फेक्शन, उस ट्रांसमिशन रिस्क को हम कंट्रोल करते हैं, ठीक है। ये 2-3 काम हम कर सकते हैं, इसका क्योर हम नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि इसकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए एसाइक्लोविर दी जाती है, ये सेफ और इफेक्टिव ड्रग है, इससे सिम्टम्स कंट्रोल हो जाती हैं। वेलेसाइक्लोविर भी दी जाती है, ठीक है। और ये जो है ना वो सिम्टम्स डेवलप होने के एज सुन एज पॉसिबल देनी होती हैं, फ़ौरन देनी होती हैं, और फिर जो है ना ये सिम्टम ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल होते हैं। और पेशेंट को पूरी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए कि लाइफ लॉन्ग नेचर है, इन्फेक्शन आपकी बॉडी से खत्म नहीं हो सकता, लेटेंट हो जाएगा, ठीक है। और इसकी शेडिंग होती जाएगी, आप एसिम्प्टोमेटिक रहेंगे लेकिन ये शेड करता जाएगा, इसीलिए पेशेंट को जो है ना वो बताया जाता है कि उसने बैरियर मेथड यूज करने हैं ताकि उसका जो पार्टनर है ना वो इससे प्रोटेक्ट हो सके, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्योंकि मैंने बताया ना इसके 3 हमारे पर्पस होते हैं, एक सिम्टम्स को रिलीव करना है, एक अगर आउटब्रेक आ गई उसको रिड्यूस करना है, तीसरा ट्रांसमिशन को रोकना है, तो उसके लिए फिर बैरियर मेथड यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जो जेनिटल वॉर्ट। जेनिटल वॉर्ट जो है ये एपिथेलियल ट्यूमर है, ठीक है। ये अब कौन करवाता है, ये भी वायरल डिजीज है, ये एचपीवी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन करवा रहा होता है। अब एचपीवी की ना डिफरेंट जीनोटाइप्स होती हैं, जो उसकी जीनोटाइप 6 एंड 11 है ना वो वॉट्स करवाती है, मतलब वो कार्सिनोमा नहीं करवाती, वो 90% केसेस में वॉट करवा देती हैं, ठीक है। ये एपिथेलियल बेनाइन से ट्यूमर बनवा देती हैं। और जो उसकी दूसरी टाइप सब टाइप्स है जिनमें 16 एंड 18 है, वो क्या करती हैं, उनका भी सेक्सुअल ट्रांसमिशन है, वो करवाती हैं जी कार्सिनोमा, ठीक है। तो हमने सर्वाइकल कार्सिनोमा में पैथो में भी डिटेल में देखा था। अब एचपीवी की वैक्सीनेशन अवेलेबल है, इसकी वैक्सीनेशन बाइवेलेंट फॉर्म में भी अवेलेबल है, यानी सिर्फ जो मेलिग्नेंट पोटेंशियल है 16 एंड 18 उनके अगेंस्ट भी अवेलेबल है, क्वाड्रीवैलेंट भी है जो कि 6 11 16 18 चारों के अगेंस्ट है, ठीक है। और अब आ जाता है कि इसका डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं, तो एक तो इसका क्लिनिकल डायग्नोसिस बन जाता है, एग्जामिनेशन फाइंडिंग नजर आ जाती है, क्लिनिकल डायग्नोसिस बन जाता है। इसके अलावा इसका जो ट्रीटमेंट में अब क्या करना है कि एक बेनाइन ट्यूमर बने हुए हैं, उनका अब ट्रीटमेंट क्या होगा, उनको जो है एब्लेटिव थेरेपी अप्लाई की जा सकती है, लिक्विड नाइट्रोजन अप्लाई की जाती है, सर्जिकल टेक्निक डिफरेंट अप्लाई की जाती हैं, उनको यूज़ किया जाता है उनको वहाँ से रिमूव करने के लिए। क्योंकि ये बेनाइन नहीं है ना तो ट्रीटमेंट ऑप्शनल है, अगर आप ट्रीटमेंट ना भी करना चाहें तो उसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। और अगर ये लार्ज हो जाए तो ये बर्थ नाल को, रेयरली ऐसा होता है लेकिन ये अगर ये लार्ज हो जाए तो ये बर्थ नाल को ऑब्स्ट्रक्ट भी कर सकते हैं, जिस केस में आपको फिर सी सेक्शन करना पड़ता है, सिजेरियन डिलीवरी करनी पड़ती है, ठीक है। और अगर ये भी बहुत रेयर है कि जो न्यू नेट है उसको भी ये इन्फेक्शन अक्वायर हो सकता है मदर से, और वो रिस्पायरेटरी पेपिलोमाटोसिस हो सकता है उसमें, लेकिन ये स्मॉल रिस्क है। और इसमें हम ये कर सकते हैं कि मतलब ये देखा गया कि अगर इससे बचने के लिए सी सेक्शन किया जाए तो उसका एज सच कोई प्रूव नहीं हुआ अभी तक कि कोई बेनिफिट है। और जब पेशेंट इसके साथ आए, आपको ये इन्फेक्शन लगे, एचपीवी का इन्फेक्शन है, तो आपने उसकी स्क्रीनिंग बाकी सारे एसटीआईज के लिए भी करनी है, ये तो तकरीबन हमने हर डिजीज में देखा है। तो ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास एब्लेटिव थेरेपीज का ऑप्शन है, सर्जिकल टेक्निक्स हैं, लिक्विड नाइट्रोजन अप्लाई की जा सकती हैं, या डिफरेंट जो है वो टॉपिकल थेरेपीज है। टॉपिकल में पोडोफाइलोटॉक्सिन है, कॉन्टेनिंग प्रिपरेशन है, या लोकल इम्यून मॉड्यूलेटरी प्रिपरेशन है, ये यूज़ की जाती है। आगे सिफिलिस की बात करते हैं, वो भी वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है। नहीं सॉरी, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियम ट्रेपोनिमा पैलिडम वो कॉज कर रहा होता है, ट्रेपोनिमा पैलिडम कॉज कर रहा होता है। और ये भी जो है ना कैसे सेपरेट करता है कि जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होगा सिक्रीशंस के साथ, मतलब कहीं पे किसी का लेन बना हुआ है वो इन्फेक्टिव है, वहां से डायरेक्टली सिक्रीशंस जो हैं वो आप तक ट्रांसमिट हो गई हैं, या ट्रांसप्लेसेंटल इसका भी पैसेज हो सकता है प्रेगनेंसी के दौरान, यानी बच्चे को अक्वायर हो जाएगा।
और ये जो इन्फेक्शन है ना, ये मल्टी सिस्टम है, इसके बहुत सारे क्लिनिकल फीचर हैं। उसने इसके क्लिनिकल फीचर के लिए एक पूरा टेबल भी बनाया हुआ है कि अगर किसी को कंजेनिटल सिफिलिस हो तो उसके कौन कौन से फीचर्स होंगे, क्योंकि इसके बहुत सारे क्लिनिकल फीचर्स है। ये मल्टी सिस्टम डिजीज है। अच्छा, उसके बाद अगर इसको अनट्रीट रखे, इसको ट्रीट ना किया जाए, तो ये जो है ना वो रिलैप्स और रिमिट भी करा सकता है, और मतलब हो गया फिर ठीक हो गया फिर दोबारा से हो गया, और इसकी कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकती हैं जो कि मैनी ईयर्स आफ्टर इन्फेक्शन आ सकती हैं। इसमें जो है ना वो ट्रीट कैसे करना होता है, पेनिसिलिन बेस्ड रेजिमेंट से इसको ट्रीट करना होता है, और काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट है ये, लेकिन फिर भी री इन्फेक्शन हो सकती है। अच्छा, अब इसका जो इन्फेक्शन है ना, ये कंजेनिटल भी हो सकता है, अक्वायर्ड भी हो सकता है। दो में हमने इनको डिवाइड कर लिया, कंजेनिटल और अक्वायर्ड में। जो अक्वायर्ड होता है उसका जो अर्ली मैनिफेस्टेशन आ रही होती है वो चैंकर डेवलप होता है, और एट द साइट ऑफ एक्सपोजर डेवलप होता है, यानी जोन से साइड बॉडी की सिक्रीशन के साथ एक्सपोज हुई है ना, वहाँ पर चैंकर डेवलप करता है। अब ये होता है कि सिंगल एक लेयन होता है, यूजली ये ना जेनिटल एरिया में देखा जा रहा है, जेनिटल एरिया में सिंगल बनता है, लेकिन उसके अलावा ये डिफरेंट साइड्स पे भी हो सकता है, ओरल कैविटी में भी हो सकता है, और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मल्टीपल भी हो सकते हैं। होता है ये पेनलेस है, इंड्यूरेटेड होता है, इसके अंदर सीरस फ्लूइड होता है, और सीरस फ्लूइड में ट्रैपोनिमा पैलिडम मौजूद होता है। उसके साथ ये रीजनल लिम्फेडिनोपैथी भी करवा देता है। ठीक है, फिर ये जो चैंकर बना है ये कुछ हफ्तों में जो है वो ठीक हो जाएगा, विद इन अ फ्यू वीक्स ये ठीक हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्लिनिकल सिम्टम्स एंड साइंस आएंगे, वो क्या होंगे कि वाइड स्प्लिट एरिथेमाइटिस रैश मिलेगा। ये पाम्स और सोल्स में ज़्यादातर ये रैश बनते हैं। और एलोपिकिया, ओरल जेनिटल म्यूकस म्यूकस के लेयंस बनना शुरू हो जाएंगे, और कुछ रेज्ड लेयन बनेंगे जिनको कंडाइलोमेटा लेटा कहते हैं। ये रेज्ड होते हैं, फ्लैट नहीं होते। ये बनते हैं जेनिटल म्यूकस लेयंस। ठीक है, इनको कंडालोमेटा लेटा कहते हैं। और बाकी जो है वो आपको मैंने बताया, रैश बनेंगे पाम में, सोल में, एलोपीकिया हो जाएगा, ये सारी चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी। कॉम्प्लिकेशंस की अगर बात करें, इसको ट्रीट ना किया जाए तो फिर जो है ये न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट करा सकता है, मेनिंजाइटिस करा सकता है, एट नर्व की पाल्सी हो सकती है, डेफनेस, टिनाइटिस, ऑफ्थैल्मिक इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, यूवीआइटिस हो सकता है। ठीक है, इसके ना बहुत सारे फीचर्स हैं, बाकी सबके तो सिर्फ दो से तीन तीन फीचर्स हमने देखने थे ना, सिफिलिस में बहुत सारे फीचर्स हैं। तो अभी यूवीआइटिस भी करा सकता है, टिनाइटिस भी, डेफनेस करा सकता है, मेनिंजाइटिस करा सकता है। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट के साथ। और अब यहाँ पर जब ये स्टेज पे पहुंच गया, ये स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व भी हो सकता है, क्योंकि होस्ट का इम्यून रिस्पॉन्स अगर इफेक्टिव होगा तो वो कंट्रोल कर लेगा इन्फेक्शन को, और ये ठीक हो जाएगा। लेकिन ठीक होने के बाद भी होस्ट को तो सिम्टम्स खत्म हो गई हैं, लेकिन फिर भी जो है ना ये 2 साल तक उसको खतरा ही है कि 2 साल के अंदर अंदर ये वापस भी आ सकता है। ठीक है, रिलैप्स भी हो सकता है। उसके बाद अगर इसको ये ठीक ना हो तो फिर इसकी लेट कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं, गुमाटिस लेयन बन जाते हैं, गुम्मा बन जाते हैं, ग्रेनुलोमेटस वो लेयंस होते हैं जो डिस्ट्रक्टिव होते हैं, जहाँ पे बनते हैं ना वहाँ पे लोकली डिस्ट्रक्शन करा रहे होते हैं, स्किन को अफेक्ट करते हैं या बोन को करते हैं। दूसरा जो ये काम कराते हैं, ये सीवीएस इन्वॉल्व कर लेता है, सीवीएस को इन्वॉल्व करके असेंडिंग एओर्टा को इन्वॉल्व करता है, वहाँ पर ना एओर्टिक जो वॉल्व है उसकी इनकॉम्पिटेंसी करवाता है, वो इनकॉम्पिटेंस हो जाता है। तीसरा ये न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट कराता है, न्यूरोलॉजिकल में क्या है, मेनिंजोवास्कुलर डिजीज करवाएगा, टेबिस डोर्सालिस करवा देगा। ठीक है, और प्रोग्रेसिव जो है ना वो डिमेंशिया की इलनेस करवा सकता है, या जनरल पैरालिसिस करा सकता है। मतलब न्यूरोलॉजिकल में भी बहुत बहुत तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं। कार्डियोवास्कुलर में ये एओर्टिक वॉल्व की इनकॉम्पिटेंस करा देगा, और ये ग्रेनुलोमा बना देगा। ठीक है, ये इसकी लेट कॉम्प्लिकेशन है। अब आपको मैं जरा रिवाइज, क्योंकि इसके बहुत सारे फीचर्स हैं तो हम यहाँ से रिवाइज करते हैं कि हमने कहा था ये दो तरह की इन्फेक्शन है, कंजेनिटल भी, अक्वायर्ड भी। अभी हम सिर्फ कंजेनिटल की बात कर, सॉरी, अभी हम सिर्फ अक्वायर्ड की बात करें, कंजेनिटल की भी हमने बात नहीं की, हम सिर्फ अक्वायर्ड की बात कर रहे हैं। कि जो अक्वायर्ड होता है उसकी जो अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन होती है वो एक चैंकर बनता है। चैंकर अब क्या होता है, एक अल्सर सा होता है। ठीक है, पेनलेस होता है लेकिन, और ये जो है ना पेनलेस होता है, इंड्यूरेटेड होता है, इसके अंदर ना फ्लूइड होता है, और उस फ्लूइड में आपको ट्रैपोनिमा मिलेंगे। और रीजनल लिम्फोडेनोपैथी भी करवा देता है। अब ये जो है ये कुछ हफ्तों में ठीक खत्म हो जाता है। जब ये खत्म हो जाता है उसके बाद फिर नई साइन एंड सिम्टम्स आती हैं। वो क्या होता है कि बहुत सारे रैश बन जाते हैं सोल्स और पाम पे, यूजली एलोपिकिया हो जाता है, ओरल और जेनिटल म्यूकस के भी लेयन बन जाते हैं। ये रेज्ड लेयन होते हैं, उनको हम कंडाइलोमेटा लेटा कहते हैं। उसके बाद अगर इसके कॉम्प्लिकेशंस देखे जाए तो ये न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट भी करा लेता है, मेनिंजाइटिस करा देगा, एट नर्व की पाल्सी, टिनाइटिस, और फिर अगर ऑफ्थैल्मिक इन्वॉल्वमेंट होगी तो यूवीआइटिस हो जाएगा। अब ये यूवेइटिस तक और टेनाइटिस तक होता है, यहाँ से ये स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व भी कर सकता है। लेकिन अगर ये रिजॉल्व कर भी जाए तो 2 ईयर्स के अंदर इसका रिलैप्स हो सकता है। और अगर ये रिजॉल्व ना करे तो कुछ ये लेट कॉम्प्लिकेशंस करा देता है, जैसे ग्रानोमाटस बना देता है, कार्डियोवास्कुलर इन्वॉल्वमेंट करवा देता है, न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमने देखा। यहाँ तक अक्वायर्ड था। अब अगर कंजेनिटल इन्फेक्शन होगा तो कंजेनिटल में जो है ना वो टेबल में उसने सारे हमें साइन एंड सिम्टम्स बताए हुए हैं, लेकिन इसका अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा रिस्क जो होता है ना वो किस टाइम पे होता है, वो होता है जब सिफिलिस अक्वायर हो वेरी सून बिफोर और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मतलब प्रेगनेंसी थोड़ी देर पहले ही हो गया या उसके दौरान हो गया, तब सबसे ज्यादा रिस्क होता है कि बच्चे को जो है ना वो सिफिलिस हो जाएगा। इसकी जो स्क्रीनिंग है प्रेगनेंसी में की जाती है, ताकि वुमेन का इफेक्टिव ट्रीटमेंट कर दिया जाए। और लेकिन ये भी हो सकता है कि आप स्क्रीनिंग पहले करो, इन्फेक्शन बाद में हो जाए, ऐसा कुछ सीन भी हो सकता है। पहले हम देख लेते हैं कंजेनिटल सिफिलिस के क्या फीचर्स होते हैं, फिर हम वापस आते हैं कि इसको डायग्नोज कैसे किया जाता है।
पहले वो हमें अर्ली बताया गया, जैसे अक्वार्ड में पहले हमने अर्ली देखी थी, फिर लेट। अब वो पहले अर्ली कुछ बताता है जो विद इन 2 ईयर्स आ जाते हैं फीचर्स, फिर कुछ लेट फीचर्स हैं। अर्ली में जो है ना वो 40 to 60% इन्फेंट जो सिम्टम शो करते हैं ना, जो सब जो ज्यादातर में होती है, वो रैश बनते हैं, हेमरेजिक रेनाइटिस हो जाता है, ठीक है, ब्लडी ब्लडी जो है ना वो राइनाइटिस हो जाता है, जनरलाइज लिम्फोडेनोपैथी, हेपाटोस्प्लीनोमेगाली हो सकती है, और स्केलेटल एब्नॉर्मलिटीज। अब ये है जो टिपिकल है, ज्यादातर लोगों में होती है। अब कुछ दूसरी मैनिफेस्टेशन भी है, जैसे कुंडालोमेटालेटा बन सकता है बच्चों में भी, ओस्टियोकोंड्राइटिस हो सकता है, पेरियोस्टाइटिस हो सकता है, स्यूडो पैरालिसिस हो सकता है, म्यूकस के पैच बन सकते हैं, और पेरिओरल फिशर्स बन सकते हैं, कोई हाइड्रोप्स हो सकता है, ग्लूमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, हीमोलिसिस हो सकती है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। तो ये सारे जो है ना ये रेयर फीचर हैं, लेकिन ये भी हो सकते हैं। अब आ जाए उनकी तरफ जो लेट फीचर होते हैं। लेट फीचर को हम स्टिग्मेटा भी कहते हैं, स्टिग्मेटा ऑफ कंजेनिटल इन्फेक्शन। इनमें इंटरस्टिशियल केराटाइटिस है, क्लटन्स ज्वाइंट है, डेंटल एब्नॉर्मलिटीज है, जिन्हें ह्यूचिनसन इंसीजर्स कहते हैं। अब ये जो ह्यूचिनसन इंसीजर्स है ना, ये टिपिकल है सिफिलिस के लिए, और ये चीज़ आपने याद रखनी है। मलबरी मोलर्स और ह्यूचिनसन इंसीजर्स, और ये होते हैं कंजेनिटल इन्फेक्शन में। हाई पैलेटल आर्च हो सकती है। आपने ना इसकी पिक्चर देख लेनी है इस कंजेनिटल इन्फेक्शन की, सिफिलिस की, फिर जो है ना उससे आपको ये याद रहेगा। फ्रंटल बोसिंग होगी, शॉर्ट मैक्सिला होगा, सेंसिटिव डेफनेस होगी, और प्रोटूबरेंस होगी, जो मैंडिबल है उसकी प्रोटूबरेंस होगी, स्टर्नोक्लेविकुलर थिकनिंग हो जाएगी। तो ये सारी न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है। ये सारी जो टिपिकल फीचर है ना, पिक्चर आपने देखनी है लेट के फीचर्स के लिए। और अर्ली तो मैंने आपको बता दी कि जो मेन है ना, जो ज्यादा होते हैं, वो आपको याद होने चाहिए कि रैश बनते हैं, राइनाइटिस, ब्लडी राइनाइटिस हो सकता है, लिम्फोडेनोपैथी होती है, और स्केलेटल एब्नॉर्मलिटीज होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ यहाँ तक हमने बात की सारी फीचर्स की। अब बात करते हैं कि डायग्नोसिस। इसका डायग्नोसिस ना सिरोलॉजी से बना लेते हैं, एंटीबायोटिक्स नजर आ जाती हैं ब्लड में इसके अगेंस्ट, वो चेक कर लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा ना इसका डायग्नोसिस, मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे लेंस बने होते हैं ना, वहाँ पे फ्लूइड के अंदर ये मौजूद भी होता है। तो उस फ्लूइड की डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी करवाते हैं, वहाँ पे आपको ट्रेपोनिमा पैलिडियम नजर आ जाता है। पीसीआर टेस्टिंग की जा सकती है। और नॉन ट्रेपोनिमल सीरोलॉजिकल टेस्ट है, जो कि रैपिड प्लाज्मा एंटीजन जिसमें आ रहे थे, रैपिड प्लाज्मा रिएजन, और वेनेरियल डिजीज रेफरेंस लेबोरेटरी। तो ये जो वीडीआरएल है या आरपीआर है, ये जो है ना ये इस एंटीबॉडीज इनके जरिए से चेक की जाती हैं। और वो जो एंटीबॉडी उनके टिटर रेज होते हैं, एक्यूट में भी रेज होते हैं, एक्टिव में भी रेज होते हैं, तो हमें समझ आ जाता है कि ये जो है ना इन्फेक्शन है पर्सन को। तो क्या क्या होता है इसके मेन टेस्ट कौन से? इसके मेन टेस्ट है सीरोलॉजिकल टेस्ट। ये जो टेस्ट है, ये ट्रीटमेंट को मॉनिटर करने के लिए यूज किए जाते हैं, क्योंकि इनका जो है ना वो ट्रीटमेंट के बाद ना सीरोलॉजी का जो इम्यूनोग्लोबुलिन का जो लेवल है ना वो ड्रॉप करना शुरू हो जाता है, टाइम के साथ ड्रॉप करता है, ट्रीटमेंट के साथ ड्रॉप करता है। तो फिर इनको हम ट्रीटमेंट मॉनिटर करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। अर्ली इन्फेक्शन में ये हमें नेगेटिव भी मिल सकते हैं, और कुछ फिजियोलॉजिकल कंडीशन में ये फॉल्स पॉजिटिव भी मिल सकते हैं, जैसे प्रेगनेंसी में, और जैसे जो है वो रियूमाटोलॉजिकल कंडीशंस कुछ होती हैं, उनमें भी ये फॉल्स पॉजिटिव मिल सकते हैं। इसीलिए जब आपने ये कर लेना है, तो उसके बाद फिर आपने कंफर्मेशन के लिए भी कुछ टेस्ट करने होते हैं, जैसे कि जिनमें जो है ना वो उसने दिखाया हुआ कि इंजाइम या कैमिल्यूमिनेसेंस इम्यूनोसिस, ठीक है। ये इस तरह के फिर कुछ कंफर्मेटरी टेस्ट भी करने होते हैं। अब जो ट्रेपोनिमल टेस्ट उन्होंने आपको दिखाए हैं, वो कह रहा है कि ये नेगेटिव भी हो सकते हैं। अगर अर्ली अर्ली स्टेज थी भी डिजीज की, शुरू हुई थी डिजीज, तो ये नेगेटिव भी मिल सकते हैं। इसीलिए इसकी रिपीटेशन भी जरूरी है। मतलब ये तुमने देख लिया कि अगर फॉल्स पॉजिटिव आ गए तो आपने कंफर्मेटरी टेस्ट भी कर लेना है, लेकिन अगर नेगेटिव आ गया तब क्या करना है? तब आपने इसको रिपीट करना है 4 to 6 वीक के बाद, और फिर जो है ना वो देख लेना है कि अब ये पॉजिटिव आ रहा है या अब भी नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। अच्छा, हम कुछ सीरोलॉजिकल टेस्ट होते हैं सिफिलिस के लिए, वो पूरी जिंदगी के लिए भी पॉजिटिव हो सकते हैं, ठीक है। और डिफरेंट टेस्टिंग इन्वेस्टिगेशन हमने देख ली है, हम कैसे कैसे इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। इसकी जो मेन आपने सिफिलिस एस से और एस सीरोलॉजी याद रखनी है, कि इसकी सीरोलॉजी अगेंस्ट ट्रेपोनिमा या नॉन ट्रेपोनिमल सीरोलॉजी, ये दोनों जो है ना ये इसकी मेन इन्वेस्टिगेशन है, इन्हीं को यूज किया जाता है। उसके बाद अगर ट्रीटमेंट की बात करें, तो उसका क्यूरेटिव ट्रीटमेंट होता है, पेंसिलिन दी जाती है, पेंसिलिन इसके लिए बहुत इफेक्टिव है, ठीक है। और ये ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। सिमोल्टेनियस जो है वो आपने पार्टनर को भी ट्रीट करना है, और ट्रेसिंग करनी है, और बच्चों को भी आपने देख लेना है कि अगर बच्चे इस पूरे पीरियड में कहीं वो हुए हैं तो उनको भी ट्रीट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सिफिलिस कंप्लीट होता है।